नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे हाथ कुछ ऐसे स्रोत लगे हैं जो किसी ऐतिहासिक थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसे लगते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं झारखंड के कुड़मी समुदाय के इतिहास की, और हमारे पास हैं धनबाद डिस्ट्रिक्ट गजेटियर और साथ ही राधा गोविंद महतो और केदार महतो की किताबें। ये सब मिलकर एक एक बहुत बड़ी और कथित साजिश की तरफ इशारा करते हैं। हाँ। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं। ये साजिश आखिर कैसे रची गई, पर्दे के पीछे कौन से बड़े खिलाड़ी थे, और सबसे जरूरी सवाल, आखिर उनका मकसद क्या था। और इस पूरी कहानी में एक ऐसा धागा है जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, एक सरकारी फाइल। हाँ। एक ऐसी फाइल जो मुजफ्फरपुर से दिल्ली का सफर, आप सोचिए, महज 13 दिनों में पूरा कर लेती। 13 दिन। आज के जमाने में भी ये नामुमकिन लगता है। ये रफ्तार ही अपने आप में एक पूरी कहानी कहती है, जिसके हर पहलू को हम आज खंगालेंगे। बिल्कुल। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ये सारा खेल शुरू हुआ। हाँ। मुजफ्फरपुर का एक सम्मेलन और तीन सीधे साधे कुड़मी भाई। हाँ। स्रोतों के मुताबिक उन्हें बड़े मान सम्मान के साथ अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के एक कार्यक्रम में लाया गया था। हाँ, उन्हें ये बताया गया होगा कि ये उनके समुदाय के सम्मान की बात है, एक बहुत बड़ा आयोजन है। और हुआ भी वही। वहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। हाँ। उन्हें मालाएं पहनाई गईं और फिर एक खास रस्म हुई। उन्हें जनेऊ पहनाया गया। स्रोतों में इस घटना की जो तुलना की गई है वो बहुत चुभने वाली है। लिखा है कि ये वैसा ही था जैसे बलि से पहले बकरे को बेलपत्र खिलाया जाता है। मतलब एक ऐसा सम्मान जिसके पीछे का इरादा कुछ और ही था, और इसी माहौल में उनसे एक आवेदन पर दस्तखत करवा लिए गए। और यहीं पर इस साजिश की पहली कील ठोकी गई। देखिए, जनेऊ पहनाना सिर्फ एक धागा पहनाना नहीं है, इसका एक बहुत गहरा प्रतीकात्मक मतलब होता है। क्या मतलब? ये सीधे सीधे किसी व्यक्ति या समुदाय को हिंदू वर्ण व्यवस्था में शामिल करने का एक तरीका है। तो एक झटके में उनकी अलग आदिवासी पहचान को मिटाकर उन्हें एक जातिगत पहचान देने की कोशिश की गई। मतलब ये कोई सम्मान समारोह था ही नहीं, ये तो एक तरह का जाल था। बिल्कुल। और वो तीन भाई तो बस एक चेहरा बन गए, जिन्हें शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनके दस्तखत का इस्तेमाल एक पूरे समुदाय का भविष्य बदलने के लिए किया जाएगा। बिल्कुल। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि कैसे प्रतीकों और कागजी औपचारिकताओं का इस्तेमाल जमीनी हकीकत को बदलने के लिए किया जा सकता है। उन भाइयों के लिए वो शायद जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा होगा, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक बहुत बड़े खेल की पहली चाल थी। उनकी सादगी का फायदा उठाया गया। हाँ, और उन्हें एक ऐसी प्रक्रिया का चेहरा बना दिया गया जिसके नतीजे बहुत भयानक होने वाले थे। और हर बड़े खेल में खिलाड़ी भी बड़े होते हैं। तो ये चाल चल कौन रहा था? पर्दे के पीछे कौन लोग थे? स्रोत इस मामले में किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि 3 बहुत बड़े और शक्तिशाली गुटों का नाम लेते हैं। पहला नाम आता है अखिल भारतीय कुर्मी महासभा का। हाँ। जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया था। हाँ, उनका मकसद, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, एक अखिल भारतीय पहचान बनाना था। वो देश भर के अलग अलग कुर्मी समूहों को एक बैनर के नीचे लाना चाहते थे। मतलब एक वन नेशन वन कुर्मी आइडेंटिटी जैसा कुछ। लेकिन इसमें झारखंड के कुर्मियों के लिए क्या खतरा था? खतरा ये था कि इस बड़ी पहचान को बनाने के चक्कर में उनकी जो स्थानीय और आदिवासी पहचान थी, उसे नजरअंदाज किया जा रहा था। अच्छा। झारखंड के कुर्मियों की अपनी एक अलग सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान थी, जो इस क्षत्रिय वाली पहचान से बिल्कुल अलग थी। उन्हें इस बड़े समूह में शामिल करने का मतलब था उनकी अपनी जड़ों से उन्हें काट देना। ठीक है, ये तो हुई सामाजिक संगठन की बात। लेकिन दूसरा नाम जो सामने आता है वो हैरान करने वाला है। कांग्रेस। हाँ। उस वक्त की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी। राजनीति का इससे क्या लेना देना? राजनीति का लेना देना हमेशा जमीन, पहचान और वोटों से होता है। अगर हम उस दौर के बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो पहचान की राजनीति बहुत अहम थी। स्रोतों का आरोप ये है कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में करना चाहते थे। किसी समुदाय को एक वर्ग से हटाकर दूसरे में डालने से वोट बैंक पर सीधा असर पड़ता है ना। हाँ बिल्कुल। चुनावी क्षेत्रों का पूरा गणित बदल जाता है और राजनीतिक शक्ति का संतुलन भी। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव हो सकता था। कांग्रेस तक तो फिर भी समझ आता है, राजनीति में ये सब चलता है। लेकिन तीसरा नाम सुनकर तो दिमाग ही घूम जाता है। टाटा। एक इंडस्ट्रियल ग्रुप का इस सामाजिक राजनीतिक मामले से क्या लेना देना हो सकता है? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। यहीं पर यह कहानी और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। इसे समझने के लिए हमें झारखंड के भूगोल को समझना होगा।
झारखंड मतलब खनिज, मिनरल्स, सही। और टाटा का हित सीधे तौर पर इन संसाधनों से जुड़ा था। अब यहाँ एक बहुत जरूरी कानून का जिक्र आता है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम यानी CNT एक्ट। CNT एक्ट, ये क्या है? कैसे थोड़ा आसान भाषा में समझा सकती हैं? जरूर। CNT एक्ट को आप एक तरह का सुरक्षा कवच समझिए। ये कानून 1908 में बनाया गया था और इसका सीधा मकसद था आदिवासी समुदाय की जमीन को गैर आदिवासियों के हाथों में जाने से रोकना। अच्छा। मतलब अगर आप आदिवासी हैं तो आपकी जमीन कोई बाहरी व्यक्ति आसानी से नहीं खरीद सकता। ये एक बहुत बड़ा कानूनी संरक्षण है। समझ गया। तो ये एक तरह का ताला है जो आदिवासियों की जमीन की रक्षा करता है। बिल्कुल। अब आप इस खेल को समझिए। स्रोत ये तर्क देते हैं कि अगर कुड़मी समुदाय को आदिवासी सूची से बाहर कर दिया जाए तो क्या होगा? उनका ये सुरक्षा कवच हट जाएगा, CNT एक्ट उन पर लागू नहीं होगा। एग्जैक्टली। जैसे ही वो आदिवासी नहीं रहेंगे, उनकी जमीनें खुले बाजार में आ जाएंगी और तब उन जमीनों का अधिग्रहण करना, वहां खनन करना, इंडस्ट्री लगाना, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। हाँ, तो यहाँ हमें राजनीति, कांग्रेस, समाज, महासभा और अर्थव्यवस्था टाटा का एक ऐसा त्रिकोण नजर आता है जहां स्रोतों के मुताबिक तीनों के हित एक दूसरे से जुड़े हुए थे। वाह, मतलब ये सिर्फ पहचान बदलने की साजिश नहीं थी, इसके पीछे बहुत गहरे आर्थिक और राजनीतिक मकसद छिपे थे। बिल्कुल। चलिए इन मकसदों को और गहराई से खंगालते हैं। पहला और सबसे साफ मकसद तो यही लगता है, झारखंड की उपजाऊ और खनिज से भरपूर जमीन पर कब्जा। हाँ, भूमि और खनिज, ये दो सबसे बड़े कारण थे। अगर समुदाय के कानूनी अधिकारी छीन लिए जाए तो उनकी जमीन पर कब्जा करना बच्चों का खेल बन जाता है। और ये सिर्फ खेती की जमीन नहीं थी। नहीं, ये वो जमीन थी जिसके नीचे अरबों का कोयला, लोहा और दूसरे खनिज दबे हुए थे। ने पहले बात की, कुड़मियों को राजनीतिक रूप से कमजोर करना, उनकी आवाज को दबाना। लेकिन स्रोतों में दो और दिलचस्प वजह बताई गई हैं जो इस कहानी को एक नया आयाम देती हैं। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक वजह बताई जाती है अंग्रेजों की नाराजगी। अंग्रेजों की? वो क्यों? स्रोत कहते हैं कि कुड़मी समुदाय उन समुदायों में से था जिन्होंने बड़े पैमाने पर ईसाई धर्म अपनाने का विरोध किया था। इससे औपनिवेशिक शासक और मिशनरी दोनों ही उनसे खुश नहीं थे। अच्छा। तो ये एक तरह से उस समुदाय को सबक सिखाने की कोशिश भी हो सकती थी, जो उनके सांस्कृतिक प्रभाव के आगे नहीं झुका। ये तो एक बिल्कुल अलग एंगल है। मतलब ये सिर्फ आर्थिक या राजनीतिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक भी था। और दूसरी वजह थी आंकड़ों का खेल। एक मंशा ये भी थी कि झारखंड के इलाके में आदिवासी आबादी को कागजों पर कम करके दिखाया जाए और हिंदू आबादी को बड़ा चढ़ाकर पेश किया जाए। हाँ, ये देश की जनसांख्यिकीय तस्वीर को बदलने की एक बड़ी कोशिश का हिस्सा हो सकता है। देखिए, किसी भी क्षेत्र की पहचान इस बात पर बहुत निर्भर करती है कि वहाँ के लोगों को गिना कैसे जाता है ना? सही बात है। अगर आप आदिवासी आबादी कम दिखाएंगे तो उस क्षेत्र के लिए विशेष नीतियों, आरक्षण और अधिकारों की मांग अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। तो अगर हम इन सभी मकसदों को एक साथ देखें, जमीन, खनिज, राजनीति, धर्म और आंकड़े, ये तो एक ऐसी मल्टी लेयर्ड स्ट्रैटेजी लगती है जहां हर कदम दूसरे को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल। पहचान छीनो तो जमीन के अधिकार गए, जमीन के अधिकार गए तो खनिज निकालना आसान हो गया, राजनीतिक तौर पर कमजोर कर दो तो वो विरोध भी नहीं कर पाएंगे, और आंकड़ों में कम दिखा दो तो उनकी आवाज हमेशा के लिए दब जाएगी। आपने बिल्कुल सही समझा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये किसी एक मकसद के लिए नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे कई मकसदों का एक पूरा जाल बुना गया था। ठीक है, ये आरोप बहुत बड़े हैं। इसमें देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी से लेकर सबसे बड़े औद्योगिक घराने तक का नाम घसीटा जा रहा है। सवाल उठता है कि इन आरोपों का आधार क्या है? व्हाट्स द स्मोकिंग गन? सबूत क्या है? यहीं पर वो 13 दिन वाली कहानी सामने आती है, जिसे स्रोत इस पूरी साजिश का सबसे पुख्ता सबूत मानते हैं। हाँ, इस पर आते हैं। सोचकर ही अजीब लगता है, एक फाइल मुजफ्फरपुर में तैयार होती है जहां उन 3 भाइयों से दस्तखत करवाए गए थे। हाँ, वहां से वो पटना जाती है, राज्य की राजधानी, फिर पटना से सीधी दिल्ली, केंद्र सरकार के पास। और ये पूरा सफर जिसमें न जाने कितने डिपार्टमेंट, कितने बाबू, कितने अफसर शामिल होंगे, कितने टेबल से गुजरी होगी, वो सब सिर्फ और सिर्फ 13 दिनों में पूरा हो जाता है। स्रोत तो यहाँ तक लिखते हैं कि उस फाइल की रफ्तार राजधानी एक्सप्रेस से भी तेज थी। अब इस पर थोड़ा रुक कर सोचते हैं। हम भारतीय नौकरशाही को जानते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक चिट्ठी को एक टेबल से दूसरी टेबल तक जाने में हफ्ते लग जाते हैं। किसी भी सरकारी काम में महीनों बल्कि सालों का वक्त लगना आम बात है। अरे काश मेरा पासपोर्ट रिन्यूअल भी इतनी तेजी से हो जाता।
13 दिन, ये तो वाकई किसी चमत्कार जैसा है ना? लेकिन क्या ये मुमकिन नहीं कि ये बस एक रेयर केस ऑफ ब्यूरोक्रेटिक एफिशिएंसी हो? मतलब शायद उस वक्त काम ऐसे ही तेजी से होता हो। ये एक अच्छा सवाल है, लेकिन स्रोतों का तर्क ये है कि भारतीय ब्यूरोक्रेसी में ऐसी एफिशिएंसी तभी दिखती है जब मामला प्री अप्रूव्ड हो। प्री अप्रूव्ड? इसका मतलब ये है कि हर स्तर पर, मुजफ्फरपुर से लेकर दिल्ली तक, लोगों को पहले से पता था कि इस फाइल के साथ क्या करना है। कोई सवाल जवाब नहीं, कोई जांच पड़ताल नहीं, कोई रोक टोक नहीं, बस एक रबर स्टैंप की तरफ फाइल पर ठप्पा लगाकर उसे आगे बढ़ाना था। एक मिनट, ये तो सुनने में किसी फिल्म जैसा लग रहा है। क्या सच में हमारी ब्यूरोक्रेसी ऐसे काम कर सकती है? मतलब हर डेस्क पर फाइल पहुंचने से पहले ही उसे आगे बढ़ाने के निर्देश पहुंच चुके थे? यही तो इस 13 दिन की कहानी का सार है। ऐसी रफ्तार तभी मुमकिन है जब ऊपर से, यानी उच्चतम स्तर से, बहुत मजबूत दबाव हो और जमीनी स्तर तक सहमति पहले ही बन चुकी हो। मतलब साफ है कि फैसला बंद दरवाजों के पीछे पहले ही लिया जा चुका था। बिल्कुल। ये पूरी कागजी कार्रवाई तो महज एक औपचारिकता थी, जिसे कानूनी जामा पहनाने के लिए जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा था। तो ये 13 दिन की रफ्तार असल में तेजी का नहीं, बल्कि एक पहले से तय एजेंडे को लागू करने की जल्दबाजी का सबूत है। हाँ। और जब हम इसे उन 3 भाइयों की कहानी से जोड़ते हैं, उन्हें तो मुजफ्फरपुर में मालाएं पहनाई जा रही थीं और यहाँ दिल्ली में उनकी पूरी कौम के जमीनी हक छीनने वाली फाइल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ रही थी। की तरह है, जो बताती है कि परिणाम पहले से तय था। इस कहानी में कोई खलनायक उंगली उठाकर ये नहीं कह रहा कि मैंने ये किया। यहाँ सबूत कोई बयान या दस्तावेज नहीं, बल्कि सिस्टम के काम करने का असामान्य तरीका है। वो 13 दिन ही इस कथित साजिश के सबसे बड़े गवाह हैं। तो आज हमने देखा कि कैसे मुजफ्फरपुर की एक घटना, जिसमें अखिल भारतीय कुर्मी महासभा, कांग्रेस और टाटा जैसे बड़े नामों के शामिल होने का आरोप है, ने झारखंड के कुर्मी समुदाय के भविष्य पर एक गहरा असर डाला। हाँ, इसके पीछे जमीन, खनिज और राजनीति से जुड़े गहरे मकसद थे और सबूत के तौर पर पेश की जाती है एक सरकारी फाइल की 13 दिन की वो हैरान करने वाली यात्रा। ये स्रोत हमें एक ऐतिहासिक अन्याय की तस्वीर दिखाते हैं, जहां एक समुदाय की पहचान और अधिकारों को कथित तौर पर एक सोची समझी रणनीति के तहत बदल दिया गया। और ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर हम सब सोच सकते हैं। क्या हमारी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाएं, जो अक्सर धीमी और उबाऊ लगती हैं, जब वो असामान्य रूप से तेज हो जाती हैं, तो क्या वो अपने पीछे ऐसी गहरे राजनीतिक और आर्थिक एजेंडे छिपाए होती हैं? एक फाइल की रफ्तार में और कितनी अनकही कहानियां दबी हो सकती हैं।